यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 18 फरवरी 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा पेपर आपको एग्ज़ाम में बोर्ड परीक्षा में सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा और यहाँ से इस मॉडल पेपर से प्रश्न भी आपके फंसेंगे। तो बच्चों, आपको समय मिलेगा एग्ज़ाम में 3 घंटा 15 मिनट आपको सिर्फ प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। तो चलिए सामान्य निर्देश की बात करते हैं। तो प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खंड का सॉल्व करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको उत्तर लिखना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड का। तो खंड का में जो है पहला और दूसरा प्रश्न 5-5 के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और ये 10 नंबर का बहुविकल्पीय आपका होता है, जिसमें पहले का प्रश्न है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं तो क्या श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं। तो श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले का खा रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कृति है। ठीक है, रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कृति इनमें से कौन सी है। तो क्या चंपारण में महात्मा गांधी है, कलम का सिपाही है, अपनी खबर है या फिर निराला की साहित्य साधना है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये कृति रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। गा वाला देखेंगे। पहले का गा अरे यावावर रहेगा याद के लेखक हैं। तो कौन है भाई? क्या यशपाल हैं, क्या मुक्ति बोध हैं, क्या अज्ञे हैं या फिर नागेंद्र हैं। तो इस प्रश्न का अरे यावर रहेगा याद के लेखक अज्ञे जी हैं, हीरानारायण वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। घा वाला है निम्न में से जयंत कुमार की उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है। तो आपको बता दें त्यागपत्र ये भी जयंत कुमार की उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है। तो देखिए त्यागपत्र, व्यतीत और परख ये तीनों जो है जयनेंद्र कुमार की उपन्यास विधा है, जबकि जो प्रस्तुत प्रश्न है ये उपन्यास नहीं है, जयनेंद्र कुमार की ही रचना है, लेकिन ये निबंध विधा पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अंगा वाला देखेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र संपादक थे। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी संपादक थे बाल बोधनी के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे और आनंद कादम्बरी के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंध हैं। ठीक है, और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं और सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरे का वाला देखेंगे। 5 प्रश्न यहाँ पे हो जाएंगे आपको 5 नंबर के। ठीक है, इस प्रकार आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। दूसरे का प्रश्न है धूप और धुआं रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो आपको बता दें धूप और धुआं रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। दूसरा वाला सही हो जाएगा। दूसरे का खा है बच्चों कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 9, 12, 17, 15। तो बिल्कुल कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 15। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है प्रेमांबु प्रवाह है, त्रिपथगा है, ग्राम्या या फिर तितली है। तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है प्रेमांबु प्रवाह। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दूसरे का घ है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? सन 1936 ईस्वी में हुई थी। दूसरे का अंगा है मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं। क्या त्रिलोचन है, रामस्वरूप शर्मा है, हरिवंश राय बच्चन या शिवमंगल सिंह सुमन है। तो मास्को अभी दूर है के रचयिता है शिवमंगल सिंह सुमन। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, कोई एक करना होता है और प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछा जाएगा। 5 गुणे 2 यानी 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो पहला गद्यांश मैं यहाँ आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिक शब्द मात्र रह गई। न्याय महात्मा बलिहीनेन लभ्या अशक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता, बिना अभ्युदय के निःश्रेष की सिद्धि नहीं होती, अतः आवश्यक ही कि
बलम पाश के आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें। अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हों, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सके तथा विश्व के लिए भार न बनकर उनकी प्रगति में सहायक हो सकें। ठीक है, तो अब बच्चों को बताना है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो उपरोक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो मानदंड है और इसके लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, ये आपका यहाँ से 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। भारत की क्या चीज़ शब्द मात्र रह गई है? तो भारत की आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पाश्चात्य जगत ने किस क्षेत्र में उन्नति की है? तो पाश्चात्य जगत ने भौतिकता के क्षेत्र में उन्नति की है। संवर्धन तथा अभ्युदय शब्दों का अर्थ लिखिए। संवर्धन मतलब होता है वृद्धि करना, अभ्युदय मतलब होता है उन्नति। फिर आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसमें जो रेखांकित अंश है यहाँ पे जो आप देखे होंगे, ठीक है, रेखांकित अंश जो ये है इसकी आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी है, जिसकी व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ कि बलहीन व्यक्ति आत्म अनुभूति करने में अक्षम होते हैं, क्योंकि पाश्चात्य जगत के प्रभाव में आकर भौतिकता की ओर उन्मुख हुए आध्यात्मिक अनुभूति में पीछे रह गए हैं। ठीक है, फिर अथवा में आपका आता है निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है और दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट और ये पूरा आपका गद्यांश दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए और पढ़ करके आपको फिर उत्तर देना। तो 2 गद्यांश मिलेंगे आपको, कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जो आपको अच्छे से आएगा। तो इस गद्यांश का पहला प्रश्न वही है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है निंदा रस और लेखक नाम है हरिशंकर परिसाई। मनुष्य दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट और वह उनसे अच्छा है। फिर तीसरा है इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? तो निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। निंदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्महीन और आलसी हो जाता है तो वह दूसरों की आलोचना करने लगता है, क्योंकि कठिन कार्य करने वाले लोग निंदा से बचते हैं और निंदा करने वाले अक्सर खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि एक बड़ी लकीर को थोड़ा मिटाकर छोटी लकीर को बड़ा दिखाया जाता है, यानी दूसरों की बुराई करके खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश की जाती है। फिर आपका चौथा प्रश्न आता है जो कि पद्यांश से आधारित होता है बच्चों, और इसमें आपके 2 पद्यांश मिलते हैं। 2 पद्यांश में कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। यहाँ पे भी पद्यांश भी 5 गुणे 2 यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिलेगा। ठीक है, तो ये पद्यांश आप पढ़ लीजिए। निरख सखी ये खंजन आए, मेरे रंजन ने नए निधर मन भाए। ये पद्यांश आपको पढ़कर बताना है कि उपरोक्त पद्यांश के पाठक रचयिता का नाम क्या है? तो शीर्षक का नाम है गीत, साकेत महाकाव्य से लिया गया है, कवि हैं इसके मैथिली शरण गुप्त। इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इस पद्यांश में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। क्लियर है? फिर है सखी के खंजन पक्षी को कौन दिखा रहा है? तो सखी को खंजन पक्षी उर्मिला दिखा रही हैं। रंजन तथा आतप शब्दों के अर्थ लिखिए। रंजन का मतलब होता है मन प्रसन्न करने वाला और आतप का होता है गर्मी धूप दुख देने वाला। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश में जो रेखांकित अंश है यहाँ पे इसको अपने शब्दों में व्याख्या करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन करना है। तो व्याख्या क्या है? लक्ष्मण के वियोग में व्याकुल उर्मिला कहती हैं कि चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है और उनके मन की शीर्षा के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे, अर्थात कमल से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसा प्रसन्न होता है मानो उससे प्रियतम के सरस शरीर की समीक्षा प्राप्त की गई हो। अथवा में है मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। उपरोक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है आहुति बनकर देखा और कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जीवन मरु नंदन कानन का फूल में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? उपमा अलंकार है। उपरोक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश में दुख को सुख की तरह, असफलता को सफलता की तरह और हार को जीत की तरह स्वीकार कर कार्यपथ पर अडिग होकर चलने का भाव व्यक्त किया गया है। उपरोक्त पद्यांश के काव्य सौंदर्य लिखिए। तो काव्य सौंदर्य में भाषा है साहित्य खड़ी बोली, छंद है मुक्त और अलंकार है अनुप्रास, उपमा एवं रूपक, गुण है प्रसाद, शब्द शक्ति है अविधा एवं लक्षणा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन में है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने में निहित है। 5वें के काम में आता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी उल्लेख कीजिए। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि एक लेखक का और एक कवि का जीवन परिचय आपको आएगा 5-5 यानी 10 नंबर हो गया आपको जीवन परिचय जिसमें लिखना होगा। तो लेखक में आपके 3 लेखक दिए जाएंगे, किसी एक का आपको 80 शब्दों में लिखना होगा, 5 नंबर हो।
तो यहाँ पे 3 लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे लिखना है, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और उनके बारे में आपको कम शब्दों में सारी बातें लिखनी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर जिले के धनुषकोटी गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम आउल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक और मछुआरे थे। माता का नाम आशियम्मा था। कलाम जी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। अपनी स्कूल की शिक्षा के लिए वे अखबार बेचकर पैसे कमाते थे। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को हृदयघात से हुआ। साहित्यिक परिचय की बात करें तो कलाम जी अविवाहित थे। शिक्षा पूरी करने के बाद वे डीआरडीओ से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। शुरू में उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में योगदान दिया। 1969 में इन्हें इसरो भेजा गया। कुछ वर्षों बाद वे डीआरडीओ से जुड़े। उनके निर्देशन में अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों का निर्माण सफल हुआ। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और वे वैज्ञानिक, लोकप्रिय, राष्ट्रपति और दूरदर्शी तथा समाजसेवी भी थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो कलाम जी द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं हैं विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट, इंडियाज 2020, अ विजन ऑफ द न्यू मिलीनियम। ठीक है, फिर आपका जो है कवि का जीवन परिचय से आधारित 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये भी आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे 3 कवियों का ऑप्शन दिया जाएगा, किसी एक को आपको चूज करना है। यहाँ पे जैसे कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, नाला, भारतेंद्र हरिश्चंद्र दिया गया है। यहाँ पे मैं जयशंकर प्रसाद को ले रहा हूँ। ठीक है, जिनका यहाँ पे जीवन परिचय डालेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के संपन्न वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1989 ईस्वी में होता है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और बचपन में इनके पिता था बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। परिणाम स्वरूप अल्पावस्था में ही दाय व्यवसाय से पूर्ण प्रसाद जी को घर का भार वहन करना पड़ा। इन्होंने स्कूली शिक्षा छोड़कर घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी को जीवन भरे दुखों का सामना करना पड़ा। परेशानियों का सामना करते करते प्रसाद जी बीमार रहने लगे और 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे साहित्य परिचय की बात करेंगे तो द्विवेदी युग से अपने काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता, छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों विशेषताओं का समावेश हुआ है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह आंसू, लहर, झरना, कामायनी लहर आदि। नाटक की बात करें तो एक घूंट, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त आदि। कहानी की बात करें तो आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी आदि। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनकी अपूर्ण जो है उपन्यास है। यह एमसीक्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर छठा प्रश्न आपका जो आता है वो कहानी लाठी अथवा खून का रिश्ता कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए 80 शब्दों में, या फिर पंचलाइट या कर्मनासा की हार कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मनासा की हार की कहानी का सारांश है। प्रस्तुत कहानी जो है कर्मनासा की हार में इसके लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह ने भारत के गांवों में व्याप्त अंधविश्वास, ईर्ष्या-द्वेष, ऊंच नीच की भावना को व्यक्त किया है। कहानी का सारांश निम्नवत है। कर्मनासा एक नदी का नाम है जिसके किनारे नई डी नाम का एक गांव था। पैरों से अपाहिज भैरव पांडे इस गांव के एक ब्राह्मण थे। भैरव पांडे का एक छोटा भाई था कुलदीप। माता पिता की मृत्यु के समय कुलदीप 2 वर्ष का दुधमुहा बालक था। भैरव ने कुलदीप का लालन पालन बड़े स्नेह से किया। इस प्रकार कुलदीप 16 वर्ष का सुंदर छरहरा युवक बन गया। भैरव के पास पुश्तैनी मकान था। एक दिन गांव के एक मल्लाह की विधवा पुत्री फुलमत अपनी बाल्टी मांगने आई। बाल्टी देते समय कुलदीप का शरीर फुलमत से टकरा गया। टक्कर लगने से दोनों मुस्कुराने लगे। भैरव ने इस सब देख लिया, तब वह कुलदीप पर निगाह रखने लगा। एक दिन चांदनी रात में कुलदीप और फुलमत कर्मनासा नदी के तट पर एकांत में चले गए। भैरव को इसकी सूचना मिल गई। वह भी वहां पहुंच गया और उसने दोनों को खूब डांटा और कुलदीप को एक चांटा भी मारा। लज्जा और भय के कारण कुलदीप घर से भाग गया। भैरव ने कुलदीप को बहुत ढूंढा परंतु वह नहीं मिला। भैरव अकेले रह गए। एक बार कर्मनासा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। उसी समय फुलमत ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा कुलदीप का था। पुरातन पंथी कट्टर रूढ़िवादी गांव की धनसरा चाची ने यह बात चला दी कि बाढ़ का कारण फुलमत का पाप है। बाढ़ तभी शांत होगी जब फुलमत और उसके बच्चों की बलि कर्मनासा को दे दी जाएगी। पंचायत ने फुलमत की बलि देना तय कर दिया। फुलमत अपने बच्चों को छाती से चिपकाए भयभीत खड़ी थी। तभी भैरव पांडे आए। उन्होंने सुकुमार बच्चे को गोद में लेकर कहा कि ये मेरे भाई का बेटा। तब फुलमत हमारे परिवार की बहू है, इसकी बलि कोई नहीं दे सकता। नदी की बाढ़ को बांध बनाकर रोका जा सकता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सहमे हुए और स्तब्ध ग्रामीण अपाहिज भैरव पांडे के चट्टान की तरह अडिग व्यक्तित्व को देखते रह जाते हैं। कर्मनासा की बाढ़ उतर जाती है और नदी पूर्ववत बहने लगती है। यही कर्मनासा की हार और रूढ़ियों की हार है। ठीक है, तो ये अच्छी कहानी है। ठीक है, कर्मनासा की हार।
फिर आपका 7वां प्रश्न आता है बच्चों, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आपके ज़िले में आप जो भी खंडकाव्य पढ़ रहे हो उससे आपको 5 नंबर का प्रश्न तैयार करना है, ठीक है। फिर आपका खंड खा आ जाता है, 8वें प्रश्न से खंड का स्टार्ट होता है। इसमें गद्यांश और पद्यांश, जिसमें संस्कृत गद्यांश संस्कृत पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर यहाँ पे उसके अर्थ का लिखने का आता है, यानी 7 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए गद्यांश लिख रखा है और इस गद्यांश को पढ़ करके आपको इसका संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं स्वर विज्ञान नामक पाठ से अवतरित है। इसका आप लोग अनुवाद अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। फिर अथवा में ये दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। और इसका आपको अर्थ भी लिखना है। इसी प्रकार पद्यांश से भी 2 प्रश्न आएंगे, एक ही प्रश्न आपको करना होगा। जैसे कि ऊपर श्लोक है, तो काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो प्रस्तुत तो श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से ये अवतरित है और इसका आपको अर्थ भी लिखना है। 7 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। इस प्रकार अथवा, अगर ऊपर का नहीं आता तो आप अथवा का यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर 9वां प्रश्न आचार्य निम्नलिखित में से किन 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे 4 दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के यहाँ पे आएंगे। 4 नंबर का आपको संस्कृत में प्रश्न उत्तर आता है। फिर यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रस छंद अलंकार से 6 नंबर का आता है। तो ये आपको रस और अलंकार और छंद है ना, इससे आपको 6 नंबर का तैयार करना है। फिर आपको निबंध लिखना है, 9 नंबर का निबंध आता है, ठीक है। तो निबंध मैं आपको बताऊंगा 10 निबंध एग्जाम से पहले, वो तैयार करना आपका फंस जाएगा। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये निबंध यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो निबंध में सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं, रूपरेखा। तो हम रूपरेखा के अंतर्गत लिखते हैं कि जिन जिन हेडिंग्स का हम पूरे निबंध के अंदर लिखने वाले हैं वो पूरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना हेडिंग डालते हैं, फिर अनुशासन का अर्थ, यानी उसमें अनुशासन के अर्थ के बारे में लिखेंगे। फिर अनुशासन का महत्व, अनुशासन का महत्व के बारे में लिखेंगे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासन के लाभ और उपसंहार, यानी आपको कम से कम 6 हेडिंग्स डाल करके 9 नंबर में लिखना है, ठीक है। फिर इस प्रकार आप इसको पूरा निबंध पढ़ लीजिए, हेडिंग बाय हेडिंग यहाँ पे लिखा है, रूपरेखा में सारी हेडिंग एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पे 12 का कहा जाता है भौतिक शब्द का संधि विच्छेद है। तो भौतिक का संधि विच्छेद है भौ प्लस अति, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कश्चित का संधि विच्छेद होगा, तो कश्चित का संधि विच्छेद होता है का प्लस चित। निस्तारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो निस प्लस तारणम है, दा वाला सही हो जाएगा। महादेव शब्द में समास है, तो कर्मधाराय समास है। प्रत्येक शब्द में समास है, तो प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। मुग्धा शब्द में प्रत्यय है, तो उक्त प्रत्यय है। गंतव्य शब्द में प्रत्यय है, तो तव्यत प्रत्यय है, ठीक है। अनोंग विकार सूत्र के अनुसार विभक्ति लिखिए, तो ये तृतीया विभक्ति है इसमें। षष्ठी शेषे का निम्न में से उदाहरण है, तो बिल्कुल सुदामा कृष्णस्य मित्रम आसीत, ये षष्ठी शेषे का उदाहरण है। फिर 14 प्रश्न आपका आएगा, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम को एक स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, तहसील महिपुरवा, जनपद बहराइच, ठीक है। इस प्रकार डालेंगे। मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र और महोदय करके सबने निवेदन है कि महिपुरवा की नलियों में नियमानुसार सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप फलस्वरूप कॉलोनी के लोगों में बीमारी फैलने का भय है। अतः आपसे प्रार्थना है कि नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था कराने एवं कीटनाशक दवाई की छिड़काव कराने की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें। इसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप दिनांक डाल देंगे और भौतिक में काखागा, ठीक है। काखागा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भौतिक में अपना नाम लिखते हैं, लेकिन आपको अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, काखागा लिख के छोड़ देंगे। इस प्रकार ये आपका 8 नंबर का आपको यहाँ से पत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पेपर है और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और इसमें ग्रामर भी आती है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।